तक हम स्टडी कर रहे थे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में था कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसे हम रेस्ट में कब कहेंगे और उसे मोशन में कब कहेंगे। उसके बाद हमने उसमें स्टडी किया कि जब वो मोशन में आता है तो उसका मोशन एक जैसा है या चेंज होता है, और उस चेंज को हमने नाम दिया एक्सेलरेशन। उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके पास एक्सेलरेशन होता है। एक उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है, उस डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम लगता है। सो वी हैव मेनी क्वांटिटीज, दैट इज एट रेस्ट, पोजीशन, displacement taking place, velocity, acceleration, time, all these things decide that when it can travel, how much it can travel. इन सब quantities का आपस का relation जब हम study करते हैं, then that topic is known as kinematics. कभी भी हमने इसके बीच में ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि अगर ये वेलोसिटी में आया, पहले रेस्ट में था, वेलोसिटी में आया, क्यों? वेलोसिटी में मूव कर रहा है, इट हैज ए वेलोसिटी एंड इट हैज कम टू रेस्ट, क्यों? अब हम उस टॉपिक को स्टडी करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि कोई भी चीज रेस्ट में से मोशन में क्यों आ जाती है और मोशन में से रेस्ट में क्यों चली जाती है, एंड व्हेन इट इज मूविंग देन व्हाई इट टर्न्स, चलते चलते सीधा क्यों नहीं चली जाती, या हमेशा घूमते ही क्यों नहीं चली जाती, सीधा ही क्यों चलती रहती है। ये सब चीजों में, इन सब चीजों की स्टडी अब हम लोग करेंगे, एंड दैट इज नोन एज डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, चलने का ज्ञान। उसमें जो एसेंस हमने पढ़ना है दैट इज गिवन इन लॉज ऑफ मोशन, कि चलने के क्या नियम है, ऐसे कौन से नियम हैं हमारे नेचर में जिसके कारण कोई चीज चलती है। ओके, तो इसके लिए पहले बहुत से टर्म्स हैं, जिन टर्म्स को हम समझेंगे कि वो क्या होते हैं, फिर उन टर्म्स को रेगुलेट करके सेंटेंसेस फॉर्म करके वी विल मेक द लॉज। तो ऐसी प्रॉपर्टीज अब स्टडी करते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं रेस्ट और मोशन में। कुछ नाम देखिए, पहले हम एक नाम स्टडी करेंगे एंड दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया जिस शब्द से बना है दैट इज इनर्ट। इनर्ट, इनर्ट का मतलब क्या होता है? नो एक्शन, किसी तरह का एक्शन नहीं होना इनर्ट होना कहलाता है। अगर कोई बॉडी कोई एक्शन नहीं कर सकती देन वी विल से इट इज इनर्ट, काम नहीं करती है। इनर्शिया बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से हम मोशन करने वाली चीजों को स्टडी कर रहे हैं। हमने क्या देखा, एक बॉल को हम ऐसा ढकेलते हैं ग्राउंड पर और वो थोड़ी देर चल के रुक जाता है। हमने उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि उसको रुकना चाहिए, पर वो रुक जाता है। इसी तरह से अगर हम कोई साइकिल चलाते हैं और चलती हुई साइकिल को, इवन रोलर वाली साइकिल को हम चला देते हैं, थोड़ी दूर जाके वो रुक जाती है। इस तरह से कोई भी चीज का एक नेचर होता है कि वो रुक जाती है अपने आप, तो लगातार चल नहीं पाती। जबकि हमने उसे चलाया था, हमने उसे चलाया और देखा कि वो रुक गई, तो हम कहते हैं कि हर चीज का एक नेचर होता है और वो नेचर ये होता है कि वो चल नहीं पाती है, वो रुक जाती है। दैट इज इनर्शिया, कि वो काम नहीं कर पाती। क्या काम नहीं कर पाती? अपने मोशन को मेंटेन नहीं कर सकती और रुक जाती। ये लॉ काफी सालों तक हम पढ़ते रहे, सैकड़ों सालों तक पढ़ते रहे। क्या था लॉ? एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट कंटिन्यू इट्स कंडीशन ऑफ मोशन।
and it stops automatically. That is its fundamental nature. लेकिन बाद में हमने जाके देखा कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमको नेचर में दिखते हैं जो इसको गलत ठहराते हैं। क्या है वो एग्जाम्पल? एक अपने स्पिन कर रही है अपनी एक्सिस के चारों तरफ ये, और इसके कारण डे एंड नाइट हो रहे हैं। ओके, अब इसका नेचर क्या है? सालों से, लाखों सालों से ये मूव कर रही है, तो इसका नेचर क्या है? मूव करना या रुक जाना? मूव करना। उसके बाद हमने देखा अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, हमारा नॉलेज डेवलप हुआ। उसके लिए कब से कब तक घूमती है? हमेशा घूम रही है, युगों से घूम रही है। तो मटेरियल का नेचर क्या है? अपने आप मूव करना या रुक जाना? मूव करते रहना, मूव करते रहना, क्योंकि अगर उसके नेचर में होता कि चलते चलते रुकना है तो वो रुक जाता, पर वो तो रुका नहीं। इसी तरह से हम गैलेक्सी में स्टार्स को देखते हैं, मूव कर रहे हैं। तो फिर से सोचने लगे हम, एक तरफ हमारे पास एग्जाम्पल क्या था? एक बॉल को हम फेंकते हैं, एक पत्थर को फेंकते हैं, किसी भी चीज को फेंकते हैं तो रुक जाता है। तो हम क्या बोलते थे कि हर मटेरियल का बेसिक नेचर क्या होता है? चलते चलते रुक जाना। इसको देखकर हम क्या बोलते हैं? हर एक का नेचर क्या होता है? चलते रहना कि रुक जाना? अब दोनों में से एक ही नियम बन सकता है, दोनों तो उल्टे होते। तो शुरू में पहले ये नियम था कि कोई भी चीज को आप चलाइए, उसमें इनएबिलिटी होती है अपने मोशन को कंटिन्यू करने की, वो रुक जाती है। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ा और हमने आउटर स्पेस की चीजों को देखा, हमने अपने नियम को बदला और हमने दूसरे रीजन ढूंढे चीजों को रुकने के लिए। और अब हम जानते हैं आज की तारीख में कि चीजें क्यों रुकती हैं, क्योंकि उन पर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, इसलिए वो रुकती है। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो क्या होगा? दे विल कीप ऑन मूविंग। और अर्थ जो घूम रही है उस पर फ्रिक्शन नहीं लगता है, इसलिए उसका मोशन कंटिन्यू है। प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस पर कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगता है, कोई भी फोर्स नहीं लगता है, तो इट कीप ऑन मूविंग। तो मटेरियल का नेचर क्या हुआ? कीप ऑन मूविंग या स्टॉप? कीप ऑन मूविंग। ये हमारा नया नियम बना। अब कीप ऑन मूविंग को हम लोगों ने दूसरी तरह से ट्रांसलेट किया। एक ऑब्जेक्ट को हमने चलाया, कोई उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, न फ्रिक्शन है, न किसी तरह का फोर्स है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रुक जाएगा। क्या वो रुकेगा? नहीं रुकेगा। उसमें रुकने की एबिलिटी नहीं है। तो इट हैज ए बेसिक इनएबिलिटी टू स्टॉप। ओके, हमने इसको यहां पर रखा और बार बार हम आके इसको देखते हैं कि कभी ना कभी तो ये चल पड़ेगा। बहुत बार देखा नहीं चला, तो हमने क्या कहा? इसके पास चलने की इनएबिलिटी है, ये नहीं चल पाएगा। रुका हुआ है, नहीं चल पाएगा। इसी तरह से अर्थ चल रही है, वो नहीं रुक पाएगी। तो बड़ा क्लियर नियम बन गया, रुकी हुई चीज अपने आप नहीं चलती है, चलती हुई चीज अपने आप नहीं रुकेगी। यानी दोनों कुछ काम नहीं करते। ये चलने का काम नहीं करता, बैठा है तो बैठा है, और ये चल रहा है तो रुकने का काम नहीं करता, ब्रेक लगाने का काम नहीं करता, चलता रहता है। ये जो इसकी इनएबिलिटी है अपनी कंडीशन को चेंज करने की, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्ट होना, इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल, and due to this characteristic it is not able to change its condition of motion. Condition of motion, moving, this is a condition of motion, और यहां पर velocity 0 है, this is also a condition of motion. तो दोनों condition of motion है, rest is also a condition of motion,
मूविंग इज ऑल्सो ए कंडीशन ऑफ मोशन, टर्निंग इज ऑल्सो ए कंडीशन ऑफ मोशन। ये सब कंडीशंस ऑफ मोशन है। बेसिकली सॉरी, दो कंडीशंस हैं, रेस्ट एंड मोशन। तो ये इनर्शिया प्रॉपर्टी बनी। अब इस इनर्शिया को हमने डिफाइन किया और अब हम अच्छे से समझते हैं कि मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है। चलते हुए चलते जाना या चलते हुए रुक जाना? चलते हुए चलते जाना, ये मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं इनर्शिया। तो नोट करिए, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इनर्शिया इज कैरेक्टरिस्टिक। और कौन सी इसके अंदर होती है, बाहर से हम इसको देते नहीं है वो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे इनहेरेंट। इज इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक of material due to which it is unable to change its condition of motion. ठीक है, और कंडीशन ऑफ मोशन में सब चीजें आ जाएंगी। ना तो ये अपने रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर सकती है, ना मोशन की कंडीशन को, और ना डायरेक्शन को। तीनों चीजों को ये चेंज नहीं कर सकती। इसलिए इनर्शिया तीन तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। Inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction। तीन तरह के इनर्शिया होते हैं, राइट। ये हमने शब्द को समझा इनर्शिया। उसके बाद अगली चीज हम समझते हैं कि इनर्शिया की कंडीशन को तोड़ता कौन है। तोड़ता कौन है मतलब एक बॉडी चल रही है और हम चाहते हैं कि वो रुक जाए, और नॉर्मली हमारी लाइफ में ऐसा होता ही है। तो हम एक एजेंट लगाते हैं, एक चीज लगाते हैं, और ये जो चलती हुई चीज है ये हमने इसको रोक दिया। तो ये जो चीज है इसका नाम हमने क्या रखा, फोर्स। फोर्स लगाया, ये रुक गए। ये ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है और हम चाहते हैं कि ये चल पड़े, तो चलने के लिए फिर हमने इसको ऐसा पुश किया और ये चल पड़ा। तो ये जो मैंने पुश किया, इसको नाम मैंने फिजिक्स में क्या रखा, फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज ए पुश। तो जैसे हम किसी चीज को ढकेलते हैं, हम कहते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने से होता क्या है, फोर्स अप्लाई करने से फिजिक्स की लैंग्वेज में कंडीशन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है। इसकी कंडीशन ऑफ मोशन एट रेस्ट है, अब इसकी कंडीशन ऑफ मोशन इन मोशन। तो कंडीशन ऑफ मोशन क्यों चेंज हो गई, क्योंकि हमने क्या लगाया, फोर्स। सो फोर्स इज समथिंग विच कैन चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन। ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई। तो ये हमने एक नया चीज निकाला, एंड दैट इज फोर्स। फोर्स इज पुश, और इसी का दूसरा नाम क्या है, पुल। फोर्स इज पुश और पुल। इट कैन चेंज, it changes condition of motion। ये फोर्स है
फोर्स के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग 1 by 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, दैट इज फोर्स। इनर्शिया को अभी हमने इनर्शिया पढ़ा था। इनर्शिया को क्या हम मेजर कर सकते हैं? हर चीज का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो आंसर है यस। लीनियर मोशन में हम इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं। इनर्शिया के मेजर अलग अलग मोशन के अलग अलग होते हैं। तो जो इसकी इनएबिलिटी होती है चलने की, हमको कैसे पता लगता है कि ये कितना अनेबल है चलने को? एक पार्टिकल को हमने रखा, उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया और वो चल पड़ा। दूसरे बॉडी को रखा, उस पर उतने फोर्स से नहीं मिला, दो लोगों ने मिलकर फोर्स दिया तब वो चला, तो हम क्या बोलेंगे? इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा था, इसलिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा उसको चलाने के लिए, बहुत ही ज्यादा इनर्ट था। तो ये इनर्शिया, फिर हमने देखा कि ये वाली पुरानी बॉडी और नई बॉडी में अंतर क्या है। जिन चीजों को हम पहचानते हैं, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पहचानते हैं, उनमें से किस चीज का अंतर है? तो हमने देखा एक का मास कम था, हल्की थी, और दूसरी भारी थी। तो हल्की थी, कम फोर्स लगा, एक आदमी उसको ढकेल पाया। जो बड़ी भारी थी उसको एक आदमी नहीं ढकेल सका, दो ढकेल सके। जो उससे ज्यादा भारी थी उसको दो भी नहीं ढकेल सके, 3 आदमी लगे। तो हमने सीधा सीधा जोड़ लिया, सिंपल। इनर्शिया किससे पहचाना जाएगा? मास से। इनर्शिया किससे पहचाना जाएगा? मास से। तो इनर्शिया का मेजरमेंट हम किससे करेंगे? इनर्शिया इन लीनियर मोशन। ये किसके बराबर होता है? मास। ठीक है, तो इनर्शिया का मेजरमेंट किससे किया जाएगा? मास। ओके, फिर से फोर्स पर। फोर्स इज ए पुश और पुल विच कैन चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन। अब ये जो कंडीशन ऑफ मोशन चेंज करता है, इस फोर्स के बारे में बहुत सी चीजें जितना आप पढ़ेंगे उतना कम। फोर्स इज सच ए वास्ट चैप्टर, और हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखिए, फोर्स के लिए कुछ कुछ जो जो चीज सामने आते जाती है वो हम लोग पढ़ते जाते हैं और उसको समझते जाइए। उसको हमेशा ये याद रख लीजिए, वो पहले है बाद में है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कैरेक्टरिस्टिक हमारे सामने आएगी उसको हम पढ़ते जाते हैं। तो फोर्स के लिए हम सबसे पहले ये स्टडी करते हैं कि फोर्स इंटरनल और एक्सटर्नल कब हो जाते हैं। इंटरनल फोर्स का क्या मतलब है और एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है। इसके लिए पहले हम एक चीज और स्टडी करते हैं, एंड दैट इज नोन एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम, बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला के हमने ग्रुप बनाया और वो ग्रुप एक सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है इसकी क्या स्पेशलिटी होती है? तो आंसर है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ग्रुप के सारे मेंबर मिलकर एक जैसा काम करते हैं। कैसे एक जैसा काम करते हैं? जब भी मूव करेंगे सबकी वेलोसिटी एक जैसी आएगी। जैसे हमारे पास एक कार है, उस कार में 4 व्हील्स हैं, 2 सीट हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, ये सब मिलाकर एक सिस्टम बनता है। और जब कार चलती है तो ये इसके जितने मेंबर हैं सबकी स्पीड एक जैसी होती है। दूसरी मोटरसाइकिल, सड़क के किनारे लगा हुआ पेड़, ये सब चीजें उस कार की स्पीड से नहीं चलती। लेकिन कार के जितने मेंबर्स हैं, जितने मैंने गिनवाए, ये सारे के सारे मेंबर एक जैसी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और उन सब के बीच का आपस का डिस्टेंस उतना ही रहता है जितना था शुरू में, उतना ही बीच में, उतना ही बाद में। तो ये सब क्या कहलाता है? सब मिलाकर सिस्टम। ये एक सिस्टम होता है। तो बड़ी जनरल बात है,
एक बॉडी एक सिस्टम होती है। अर्थ पूरा एक सिस्टम है, जब तक अर्थ घूम रही है हम क्या बोलेंगे, अर्थ इज ए सिस्टम। क्यों? अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं सबकी वेलोसिटी क्या है, 360 डिग्री इन 24 आवर्स। सब चीज 360 डिग्री घूमती हैं, हम भी घूम रहे हैं, ये मकान भी घूम रहा है, पेड़ पौधे भी घूम रहे हैं, हर चीज 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, सबकी एक जैसी स्पीड है। तो दे आर ऑल मेंबर ऑफ वन सिस्टम। व्हाट इज दैट सिस्टम? अर्थ। ठीक इसी तरह से अब अर्थ अगर एक सिस्टम है तो क्या सन उसका मेंबर है? नहीं है। मार्स उसका मेंबर नहीं है। लेकिन सन, मार्स, अर्थ, ये जितनी चीजें हैं इस सब को एक बंडल में लपेटिए और ये पूरा का पूरा जो सन के चारों तरफ घूम रहा है गैलेक्सी में ऐसे जा रहा है। अब अगर हम इस सिस्टम के बाहर जाएं और वहां जाके दूसरे स्टार से देखें तो हम क्या देखते हैं, एक ढेर बना हुआ है, उसके अंदर एक स्टार है सन, उसके चारों तरफ अर्थ और मून ऐसे सब घूम रहे हैं और ये पूरा का पूरा गोला ऐसे चले जा रहा है। अब हम बाहर से देखते हैं तो क्या बोलते हैं, इस गोले का हर मेंबर 1 सेकंड में 5000 किलोमीटर आगे चला जाता है गैलेक्सी में। अब बाहर के लिए ये सब क्या बन गए, एक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सोलर सिस्टम। सन का बना हुआ सोलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये सब के सब ऐसे बाहर जाते। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम को हम डिफाइन करते हैं कि हम इसको एक सिस्टम मानते हैं। अब हम बड़े आराम से यहाँ सोलर सिस्टम पूरा, क्यों? क्योंकि सब के सब एक साथ आगे जाते हैं। लेकिन सन के जो प्लैनेट्स हैं अर्थ और मार्स, इसको हम अलग अलग सिस्टम कहते हैं जब हम अर्थ में रहते हैं। क्यों? मार्स अपना अलग चल रहा है, अर्थ अलग चल रहा है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए दोनों मिलाकर एक सिस्टम नहीं बनते। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से कार के अंदर जितने लोग बैठे हैं सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। लेकिन अगर कार के अंदर हम बैठकर हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं तो उसका स्ट्राइकर और उसकी गोटी अलग अलग चलते हैं। कैरम बोर्ड का बॉर्डर नहीं चलता है, स्ट्राइकर चलता है। तो अब स्ट्राइकर और कैरम बोर्ड एक ही सिस्टम है क्या? नहीं, कैरम बोर्ड अलग है, स्ट्राइकर अलग है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अलग अलग। लेकिन जब हम बाहर से देखते हैं तो पूरा का पूरा डब्बा एक जैसी वेलोसिटी से चला जा रहा है। वी विल से इट इज वन सिस्टम। तो सिस्टम शब्द को एज रिलेटिवली यूज करना है। जब हम उसके अंदर चले जाते हैं तो हम देखते हैं सब अलग अलग मूव करते हैं, अलग अलग मेंबर हैं, वो सिस्टम का पार्ट नहीं है। लेकिन जब उसके बाहर चले जाते हैं तो हमको क्या लगता है, वो पूरा का पूरा एक सिस्टम। जैसे हमारी फैमिली एक फैमिली है और हम सब उसके मेंबर हैं, तो बाहर से क्या दिखता है, एक फैमिली है, लेकिन फैमिली के अंदर जाएंगे तो हर एक का अपना अपना इंडिविजुअलिज्म है, हर एक अपना अपना मेंबर है, सबकी अपनी अपनी क्लास है, अपनी अपनी एजुकेशन है, अपनी अपनी आदतें सेपरेट। ओके, तो सिस्टम इज ए रिलेटिव वर्ड, पर फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में हमने एक डेफिनेशन बनाई हुई है दैट इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स which are moving together with the same speed and having similar distance between them. That will form a system of particles. तो नाम आप इसको शुरू कर लीजिए। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स is a group of particles having same velocity and fixed distance between them. and fixed distance between them. ये एक सिस्टम होता है। अब इस सिस्टम के इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के मेंबर्स हो सकते हैं।
देखिए, ये मैं इस रेफरेंस पे बोल रहा हूं कि हम इंटरनल फोर्स किसे कहेंगे और एक्सटर्नल फोर्स किसे कहेंगे। एक कार के अंदर पीछे की सीट में जो आदमी बैठा है तो सामने की सीट पर फोर्स लगाता है और कार नहीं चलती है। लेकिन बाहर खड़ा हुआ एक आदमी जब कार पे फोर्स लगाता है तो कार चलती है। इसके लिए फिजिक्स में हम वर्ड यूज करेंगे कि अंदर बैठा हुआ आदमी उस सिस्टम का एक मेंबर है, इसलिए वो जो फोर्स लगाएगा उसको हम बोलेंगे इंटरनल फोर्स। और बाहर खड़ा हुआ जो आदमी है वो सिस्टम का मेंबर नहीं है, वो सड़क पर खड़ा है और वो जब फोर्स लगाएगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। तो ये क्या चीजें हो गई? इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स, external force. Internal force cannot create motion, Cannot create motion in the system. external External force can create motion in the system. तो ये एक मंत्र बिल्कुल याद कर लीजिए। Which force can create Motion. external? और अब आप सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज mean by external. ठीक। अब इसके बाद तीसरी चीज अभी तक हमने देखा इनर्शिया, मास, कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टम फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। अब उसके उसके बाद अगली चीज, एक बॉडी जो मूव कर रही है मूव करने वाली बॉडी के पास उसकी कुछ इफेक्टिवनेस होती है। उसकी ताकत होती है। उसकी ताकत ताकत क्या है? तो हम कहते हैं कि मूव करने वाली बॉडी आकर उससे टकरा जाए तो हमको पता लग जाएगा कि उसकी ताकत क्या है। ओके, दैट इज वेरी नेचुरल। फोर्स की बात कर रहे हैं, ताकत की बात कर रहे हैं। जब हम उसको सामने से रोकेंगे वो आके हमसे टकराएगी तो हमको पता लग जाएगा हमको कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है रोकने में, वो उसकी ताकत है, उतना ही फोर्स हम लगाएंगे। हमने देखा कि ये जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो हर बॉडी की डिपेंड करती है कि वो बॉडी कितनी भारी या हल्की, लाइट वेट और हैवी वेट। सो चलने वाली चीज का इफेक्टिवनेस उसके मास पर डिपेंड करता है। दूसरा, उसकी इफेक्टिवनेस उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। दो चीजें, m उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मास, वो चले या मत चले मास तो रहेगा ही रहेगा उसके पास, लेकिन जब वो चलती है तो उसके पास वेलोसिटी भी आती है और उससे उसको एक और इफेक्ट मिलता है। खड़ी हुई चीज मुझे हिट नहीं कर सकती, चलकर आएगी तो हिट करेगी। उसकी इफेक्टिवनेस किसने बढ़ा दी? वेलोसिटी। लेकिन चलकर भी आएगी और हिट करेगी तो भी ज्यादा हिट तब कर पाएगी जब वो भारी होगी, हल्की होगी तो हिट नहीं कर पाएगी। तो हम ये देखते हैं कि चलने वाली चीज के पास काम करने का इफेक्टिव ताकत, स्ट्रेंथ किससे बनती है? उसकी वेलोसिटी से और उसके मास से, दोनों से बनती है। दोनों को बढ़ाते हैं तो उसकी इफेक्टिवनेस बन जाएगी। तो हमने एक नई चीज, एक नई क्वांटिटी फिजिक्स में बनाई और उसका नाम रखा मोमेंटम। दैट इज मोमेंटम। अभी तक हम दो क्वांटिटी पहचानते थे, मास और वेलोसिटी। अब हमने एक नई क्वांटिटी बनाई, मोमेंटम। ये मोमेंटम किस में होता है? तो आंसर है मोमेंटम चलने वाली चीज में होता है। खड़ी हुई चीज में मोमेंटम नहीं होता। खड़ी वाली चीज के पास क्या होता है? मास। ठीक है, किसी भी पार्टिकल के पास क्या होता है? वेलोसिटी। लेकिन कोई भी बॉडी अगर मूव करती है
उसका मास कम या ज्यादा हो जाए, उसकी वेलोसिटी कम या ज्यादा हो जाए, तो उसका क्या चेंज हो जाता है? आंसर है उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है। दोनों का मिलाकर जो इफेक्ट बनता है मास और वेलोसिटी का, वो उसकी इफेक्टिवनेस है, वो उसकी ताकत है। और ये इसका हमने नाम क्या रखा? मोमेंटम। इसका नाम कोई फोर्स नहीं रखा, ये सिर्फ चलने वाली चीज की प्रॉपर्टी है। एंड दिस मोमेंटम, इसको हम कैलकुलेट किया करेंगे। ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है, किस किस का? मास और वेलोसिटी। इसलिए इसका हमने कैलकुलेशन भी कैसे किया? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ये एक फिजिक्स की क्वांटिटी बनी जो किसके पास होती है? चलने वाली चीज के पास। तो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब रेस्ट और मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनके पास हमने दो तरह की प्रॉपर्टीज देखी। एक इनर्शिया, जिसके कारण वो अपने को चेंज नहीं कर पाता, और दूसरा मोमेंटम, वो किससे बनता है? मास और वेलोसिटी, ये उसकी इफेक्टिवनेस। ठीक है। और इनर्शिया की कंडीशन को तोड़ने के लिए हमने एक सोर्स देखा, एक एजेंट देखा, उसका नाम क्या है? फोर्स, जो कि इनर्शिया की कंडीशन को चेंज कर सकता है। ओके, मेरा ख्याल है इतनी चीजें काफी हैं। इतना हो जाने के बाद अब हम लोग इन सबको मिलाकर जो लॉज बनाए गए, जो नियम बनाए गए, उसकी स्टडी कर सकते। ओके, तो शुरू करते हैं। ये लॉज जो है न्यूटन्स लॉज कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि न्यूटन ने सबसे पहले इनको लिखा, इसके बारे में पेपर बनाया, बुक बनाई और इसको लिखा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि उसके पहले ये लॉज नहीं होते थे। दुनिया तो लॉज से ही चलती थी। लोगों ने इसको टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई किया, जैसे इनर्शिया के लॉज गैलीलियो ने सबसे पहले स्टडी किए, उसके बारे में उन्होंने बताया, पर उसको उन्होंने लॉज ऑफ मोशन का नाम नहीं दिया, उन्होंने इनर्शिया के लॉज बनाए। इस तरह से अलग अलग समय में लोग अलग अलग स्टडी करते रहे, अपने रिसर्च के पेपर लिखते रहे। न्यूटन ने बकायदा, ही वॉज ए प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी, डीन थे उनके, और उन्होंने उस पर एक बकायदा बुक लिखी, प्रिंसिपिया, और उसमें उन्होंने ये सारे नियम वन आफ्टर द अदर ऐसे लिखते चले, जैसा हम लोग अभी पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स के नियम लिखे, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद उन्होंने उनको बताया इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, और वेलोसिटी, ये फोर्स क्या होता है, फोर्स के क्या क्या नियम बनते हैं, और उसके अनुसार चीजें कैसे चलती हैं, कैसे स्लो होती हैं, कैसे फास्ट होती हैं, कैसे मुड़ती हैं, कितनी दूर जाकर मुड़ती हैं, कितनी दूर जाकर रुकती हैं, और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ये सारी चीजें उन्होंने हमको बताई। एंड ऑल दिस इज नोन एज मैकेनिक्स, एंड दिस इज न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन के नाम से। ये सारे नियम न्यूटन ने बनाए, तो क्रेडिट गोज टू हिम फॉर दिस। ओके, सो ये लॉज ऑफ मोशन भी न्यूटन ने बनाए, एंड वी विल स्टार्ट राइटिंग दिस लॉज। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ओके, फर्स्ट लॉ इनर्शिया का लॉ है, और इसका दूसरा नाम ही है लॉ ऑफ इनर्शिया।
ये एक छोटी सी कंडीशन बनाए, मोशन विल कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन unless and external forces applied on it. इसको अलग अलग शब्दों में हम 50 तरह से लिख सकते हैं। हर बार मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, हर बार अलग शब्दों में लिखता हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि कौन से शब्द पहली बार लिखे। You can always write it this way. A body at rest will remain at rest. A body in motion will continue in the motion in the same straight line unless an external force is applied on it. That is first law. तो आपको याद क्या रखना है? That it will continue. Rest, continue rest. Motion, continue motion in the same straight line. Unless external force is applied. यहाँ पर हमने straight line नहीं लिखा, continue state of motion. तो motion में क्या include होता है? Velocity में क्या include होता है? Motion as well as direction. So it will continue its direction, it will continue its speed unless external force is applied on it. So ये बड़ा फंडामेंटल, बड़ा बेसिक लॉ है। ओके, अब इस लॉ के बारे में अगली चीजें पढ़ते हैं। इस लॉ के 3 पार्ट हैं, जैसे इनर्शिया के 3 पार्ट हैं। तो क्या 3 पार्ट बनेंगे? This gives us inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. Okay, what is law of inertia of direction? The answer, a body is moving in a particular direction, will keep moving in the same direction unless external force is applied. तो आपने शब्द वही यूज करने हैं, whatever it is doing, it will continue doing unless external force is applied on it. ये फर्स्ट लॉ बन गया। अच्छा, अब इस फर्स्ट लॉ में हमें क्या मिलता है? तो ये जो तीनों लॉज बनाए गए हैं, ये तीनों लॉज फोर्स के बारे में, और ये तो फोर्स के बारे में कुछ बोलता नहीं है। ये सिर्फ क्या बोलता है? रेस्ट, मोशन, इनर्शिया। लेकिन ये फोर्स का नियम, फर्स्ट लॉ हमें देता है डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। क्यों? ये हमें बताता है ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस, एक ऐसी चीज हम इस पर लगाएं जो इसके रेस्ट की कंडीशन को चेंज कर दे, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? फोर्स। एक ऐसे एजेंट हम लगाएं जो इसकी मोशन की कंडीशन को ब्रेक लगा दे, उसका नाम क्या? फोर्स। तो इसने हमको फोर्स की डेफिनेशन दे दी। दैट फोर्स is an agent which will change the condition of motion. If a body is at rest and it has to move, we have to apply something known as force, तो इससे हमको फोर्स की कंडीशन। तो हम ये याद रखेंगे that the first law gives us definition of force. Okay, नोट करिए। First law gives the definition of force. Definition of force. Okay, और फोर्स हम यहां लिख चुके हैं। व्हाट इज फोर्स? वी चेंज द कंडीशन ऑफ मोशन, और मोशन की एक कंडीशन कौन सी है? रेस्ट। मोशन की दूसरी कंडीशन कौन सी है? डायरेक्शन। मोशन की तीसरी कंडीशन कौन सी है? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट। तो मोशन में तीनों चीजें आ जाती हैं। अगर ज्यादा लिखने का शौक है तो हम लिखेंगे the force is the one which can change the condition of rest, which can change the condition of velocity, which can change the condition of direction, which can turn the thing, or otherwise पूरा का पूरा किसमें समाया है? Force is something which can change condition of motion. Yeah. Okay. Which law of motion gives us definition of force? first? Yeah. अगर फर्स्ट लॉ डेफिनेशन देता है
वो हम बाद में पढ़ेंगे। इस सेकेंड लॉ हमें फोर्स क्या क्या देता है? तो आंसर है सेकेंड लॉ हमें फोर्स का कैलकुलेशन देता है। क्या देता है? कैलकुलेशन। थर्ड लॉ हमको क्या देता है? थर्ड लॉ हमको फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक देता है। तो फोर्स को हम पूरा जानना चाहते हैं। पहले फोर्स क्या होता है, दूसरा फोर्स कितना होता है, तीसरा फोर्स कैसे काम करता है। तीनों चीजें। फर्स्ट लॉ पहला आंसर देता है फोर्स क्या होता है, जो कि मोशन को चेंज करता है। दूसरा लॉ हमको ये बताएगा फोर्स कितना होता है, F = m/a, ये दूसरा लॉ बताएगा। तीसरा फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्शन डन ऑन इट, रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्शन, दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक। ये उसका गुण है, इससे और बहुत से गुण लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से ये तीन लॉज बने। दिस इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को लेके, इनर्शिया की प्रॉपर्टीज को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वी शुड बी एबल टू गेट द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस। जैसे गिव एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो एक बड़ा फेमस एग्जांपल हम लोगों को याद है, बस में बैठे हुए पैसेंजर का। बस चलती है तो पैसेंजर पीछे झुक जाता है, लीन्स बैकवर्ड, एंड व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड देन द पर्सन लीन्स फॉरवर्ड। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड यू शुड बी एबल टू आंसर इट। इसके आंसर देने में हमारी सीक्वेंस नहीं बिगड़नी चाहिए। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ आंसरिंग सच इनर्शिया क्वेश्चंस? उसकी सीक्वेंस है, फर्स्ट यू शुड मेक क्लियर कि सिस्टम रेस्ट में है या सिस्टम मोशन में। व्हेन ए बस स्टार्ट मूविंग देन द पर्सन सिटिंग इन द बस लीन्स बैकवर्ड। एक्सप्लेन। तो इनिशियल कंडीशन क्या है बस? रेस्ट या मोशन? If the initial condition is rest, then this is example of what? Inertia of rest. पक्का याद रखिए, जो इनिशियल कंडीशन होगी वही वाला इनर्शिया एप्लीकेबल होगा। ओके। दूसरा, इसके सिस्टम के मेंबर्स को पहचानिए। बैकवर्ड कौन झुकता है? द पैसेंजर। आगे कौन बढ़ता है? बस। तो देयर आर टू मेंबर्स। टू मेंबर्स में से फोर्स किस पर लगा? इंजन ने फोर्स किस पर लगाया? बस पर कि मेंबर पर? इंजन किसके कांटेक्ट में है? बस के कांटेक्ट में, और आदमी उस पर इंडिपेंडेंट बैठा है। सो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बस। तो इनर्शिया की रेस्ट की कंडीशन किसकी चेंज हुई? बस की या पैसेंजर की? बस की, जिस पर फोर्स लगा। इसलिए बस की कंडीशन चेंज हुई और बस ने क्या किया? मूव करना स्टार्ट कर दिया। so bus has स्टार्टेड मूविंग। अब क्यों नहीं मूव करता? due to inertia of rest, वो खड़ा रहता है due to inertia of rest। inertia को कौन चेंज करता है? फोर्स। थोड़ी देर के लिए फोर्स किस पर लगा हुआ है? बस पर। उस पैसेंजर पे अभी फोर्स नहीं लगा। जितनी देर तक फोर्स नहीं लगा उसका सिर वहीं रहेगा, और लेग्स जो कि बस के कांटेक्ट में है उस पर फोर्स करेगा। लेग्स विल मूव फॉरवर्ड, हेड विल रिमेन देयर। सो इफ हेड रिमेन्स देयर एंड लेग्स मूव फॉरवर्ड, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द पर्सन? ही विल लीन बैक। दिस इज व्हाई ही लीन्स बैक। लेकिन जब हम इसका आंसर लिखते हैं, so much explanation you cannot give, हम ऐसे समझा तो नहीं सकते। so we have to write in very precise words। इसके लिए सिर्फ 4 sentences में, only 4 sentences you must finish the answer, but all the compulsory points should be there। देखिए मैं इसको बताता हूं किस तरह से लिखेंगे। A bus is at rest, the force is applied on the bus and it moves. Due to inertia of rest, body of the person remain at rest, the upper body of the person remain at rest, and the lower body which is in contact with the bus moves forward. As a result, the person leans back. That's all.
ठीक है, अब इसकी उल्टी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं। The bus is moving, brakes are applied and it is forward. इसके 4 सेंटेंस सुनिए। Bus and passenger both are moving. The brakes are applied on the bus. So, bus stops. But upper portion of the body of the person keeps on moving due to, ये शब्द जरूर डालना है because you are explaining that inertia of velocity। तो inertia of velocity किस पर लगा है ये आपके आंसर में जरूर आना चाहिए, नहीं तो आपकी पूरी स्टोरी कैंसिल। ओके, फिर से इसको सुनिए। The bus and passenger both are having a velocity. The brakes are applied on the bus stops, but upper body of the person keeps on moving due to inertia of velocity. Therefore, body leans forward. इतना ही। इससे ज्यादा अगर आप पन्ना भरेंगे तो फायदा नहीं होगा। And this question is never more than 1 or 2 marks. और उसमें 3 सेंटेंसेस ज्यादा आपको लिखने की जरूरत है। इसी तरह से आपको दूसरी चीजों को पहचानना है। जैसे और हम किसी भी तरह का एग्जांपल ले सकते हैं, कंबल को साफ करते हैं, रग को साफ करते हैं ऐसे डंडे से मार के, और उसमें से धूल निकलती है। तो धूल और कंबल ये दोनों सेपरेट क्यों हो जाते हैं, अलग अलग क्यों हो जाते हैं? डंडे से हमने मारा, दोनों को मारा, तो अलग अलग क्यों हो गए? कौन सा इनर्शिया लगा? कैसे डिसाइड कर लिया आपने इनर्शिया प्रेस लगा? हमने तो उसको मूव किया। यस, इनिशियल कंडीशन क्या थी दोनों की, इसलिए कौन सा इनर्शिया लगेगा? रेस्ट। अब बताइए कौन सी चीज एट रेस्ट है और किस पर फोर्स लगा के मूव कर दिया? डस्ट इज एट रेस्ट और मूव किसको किया? कंबल को मूव किया। ठीक है, so we have moved the carpet, we have moved the rug, and the dust particles are at rest. Therefore, a distance is created between the two, and they are separated. तो समझ आया? इस तरह से आपको क्लियर करना है पहले कंडीशन क्या थी, कौन सा इनर्शिया लगा और किस बॉडी पे इनर्शिया लगा और किस पर फोर्स लगा, ये दोनों। Then you can give any example, right? You can write down about any example. So these are certain examples जो आप लगा सकते हैं। Okay. This is all about